हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की और यहाँ पर आज का हम सेशन शुरू करेंगे अपने नए चैप्टर से हाइड्रोकार्बन। इसके क्वेश्चन आंसर, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं उन पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से आप लोग समझते क्या है, ठीक है ना। तो आपका जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में दो टर्म्स आ रही हैं आपके, एक हाइड्रो और दूसरा कार्बन, ठीक है। जहां पर हाइड्रो का अर्थ होगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रो से क्या अर्थ है? हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन की बात हो रही है और कार्बन से तो आप समझ ही रहे हैं कि कार्बन की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन ने मिल करके कंपाउंड फॉर्म किया है। क्या फॉर्म किया है? कंपाउंड, यानी कि यौगिक बनाया है। हाइड्रोजन एलिमेंट है आपका, ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों दोनों एलिमेंट्स के आपके एटम्स जो हैं आपस में जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन के और कार्बन के यहाँ पर, और तब उसको क्या कहा जा रहा है? आपका हाइड्रोकार्बन कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिक आपकी यही चीज है। अब हाइड्रोकार्बन में होगा क्या? देखो, कभी भी आप बात करेंगे तो उनकी, जब वो आपस में जुड़ेंगे तो जो भी उनकी क्या होगी? कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, यानी कि संयोजन क्षमता होगी, उसके आधार पर वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? वहां पर 4 है, 4 आप उसकी वैलेंसी बताते हैं, संयोजन क्षमता भी उसकी 4 है। फिर आपने क्या कहा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबसे पहले कार्बन के ही बारे में पढ़ते हैं। 10th में भी जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर भी कार्बन के बारे में बताया जाता है कि सहसंयोजी नेचर है उसका, यानी कि आपका सहसंयोजी आबंध, कोवेलेंट बॉन्डिंग वो करता है अन्य तत्वों के परमाणुओं से या अपने ही किसी अन्य परमाणु से, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि वो हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ कैसे बंध बना रहा है? सहसंयोजी आबंध बना रहा है। तो एक कार्बन 4 बंध बनाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और वो 4 बंध में से कोई ना कोई बंध उसका हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, इस वजह से उसको क्या कहा जा रहा है? हाइड्रोकार्बन आपका कहा जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें आपका केवल कौन से तत्व उपस्थित है? हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित है, उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। ओके, दे आर obtained from the major sources of energy like petroleum and coal, ठीक है ना। ये आपका जो मेजरली आपके obtain किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, कहां से? आपका पेट्रोलियम और कोल से आपका प्राप्त किए जाते हैं। compressed natural gas and LPG are the primary source of energy for the automobile industry and domestic fuel, ठीक है ना, is obtained from petroleum, ठीक है ना। तो सीएनजी, एलपीजी सबकी बात कर रहे हैं, सबका कॉन्स्टिट्यूएंट कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है ना। और वहां पर आप अलग अलग हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोकार्बन से क्या समझे? कार्बन से जुड़ रहा है हाइड्रोजन और उसी को आपका कहा जा रहा है हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। किसी भी चीज को पढ़ते हैं देन उसको क्लासिफाई करते हैं, यानी कि और उसको तोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि उसके छोटे छोटे सब टॉपिक्स क्या क्या आएंगे। तो हाइड्रोकार्बन को हमने 10th क्लास में भी क्लासिफाई किया था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था, जहां पर हमने बोला कि आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप उनको मेनली क्लासिफाई कर रहे हैं। जब आप किसकी बात करेंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एलिफेटिक और दूसरा आपका आ जाएगा साइक्लिक। इस तरह से आप उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो वर्गीकरण किस बेसिस पे करेंगे? जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे करेंगे।
कार्बन की श्रृंखला कैसी है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाएगा। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, 4 टाइप से आप उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, या मेजरली आप जिस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे उसमें आपको 2 तरह की से उसको क्लासिफाई करते हुए दिखाया जाएगा, एक एलिफेटिक वाला और दूसरा ओपन चेन वाला। यहाँ पर ब्रॉड वे में उन्होंने आपको बता दिया है कि 4 तरह से क्लासिफाई करेंगे हम लोग, एक ओपन चेन बट सैचुरेटेड, ओके, खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन इनको कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत आपका क्या आएगा, एल्केन आएगा, ठीक है ना। खुली श्रृंखला युक्त संतृप्त, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन, जिसके अंतर्गत आप किसको पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे आप एल्केन को, ठीक है। अब दूसरा कौन सा होगा, दूसरा भी ओपन चेन का होगा, लेकिन वो कैसे होंगे, वो अनसैचुरेटेड होंगे, यानी कि असंतृप्त कहलाएंगे। असंतृप्त भी आपकी ओपन चेन की ही कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। तो ये 2 आपके पहले क्लासेस हो गई इसकी। तीसरा है आपका साइक्लिक, ठीक है ना। साइक्लिक में आप एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। तो ये आपकी सारी क्या हो गई हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन चेन सैचुरेटेड या खुली श्रृंखला वाले, जिनको आप कह रहे थे ना, तो सैचुरेटेड के अंतर्गत ये आपका आएगा, ठीक है ना, यानी संतृप्त, ठीक है। और है क्या ये, एल्केन। अब होगा क्या यहाँ पर, जब भी हम सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, संतृप्तता की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कार्बन के एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। क्या कहा मैंने, कार्बन कार्बन के मध्य हो रही है एकल सहसंयोजी आबंध बन रहे हैं वहां पर, तो इसी को कहा जाता है सैचुरेटेड या खुली श्रृंखला में सैचुरेटेड। आपको जो भी कंपाउंड्स दिखेंगे, हाइड्रोकार्बन दिखेंगे, उनमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल सहसंयोजी आबंध रहेंगे, यानी कि सिंगल डैश से आप उसको क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो इन सभी कार्बन के बीच में क्या है, आपका एक एक बंध आपको दिखाई दे रहा है, तो यही आपका क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, जिसको एल्केन कहा जाएगा, ओके। तो इनसे बाकी क्या जुड़े होंगे, बाकी आपके हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ओके। सो एल्केन आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है ना। एल्केन क्या होते हैं, सबसे सिंपल, सिंपलेस्ट कहा गया है, तो सबसे सिंपल वाले आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन के एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं, ओके। दे हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, उनका जनरल फॉर्मूला जो होता है, सामान्य सूत्र जो होता है, वो होता है CnH2n+2, जहां पर n आपको बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहां पर आपको प्राप्त हो जाते हैं किसी एल्केन में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। देन the carbon atom in their molecules are bonded to each other by single covalent bond, ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। since the carbon atom in their molecule are bonded to each other by single covalent bonds, since the carbon skeleton of alkane is fully saturated with hydrogens, they are also called सैचुरेटेड, क्योंकि आपका जो कार्बन चेन है उसमें कार्बन सैचुरेट करना है उसको, क्योंकि कार्बन का जो स्केलेटन की बात आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें आपको हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा है, तो उसको सैचुरेटेड भी कहा जाता है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स कंटेन स्ट्रॉन्ग C single bond C and C single bond H bonds. Therefore, this class of hydrocarbons are relatively chemically inert. Hence, they are sometimes referred to as paraffins, Latin param affins. Little affinity. First 3 members of this class can be represented as. तो इसके हम पहले 3 members के बारे में आपको बता देते हैं। पहले 3 members आपके कौन कौन थे, बताओ। पहले तो आप लिख लेंगे कि जो एल्केन है वो क्या है,
सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है आपके, ठीक है ना, जिसमें आपको केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन कार्बन के मध्य आपको दिख रहा है एकल सहसंयोजी आबंध, ठीक है ना। और क्योंकि आपका कार्बन स्केलेटन जो है यहाँ पर एल्केन का, वो हाइड्रोजन के द्वारा फुल्ली सैचुरेटेड है, तो इसलिए उसको कहा जा रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। और यहाँ पर आपको एल्केन्स में दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग CC एंड स्ट्रॉन्ग CH बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के मध्य में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है। इसके अतिरिक्त कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, ओके। और ये केमिकली कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं रिलेटिवली अदर हाइड्रोकार्बन की कंपैरिजन में, ओके। देन आपका क्या होगा, फर्स्ट 3 मेंबर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका मीथेन आ जाता है एल्केन सीरीज में, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है ईथेन, जिसमें 2 कार्बन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। देन 3 कार्बन की श्रृंखला और तीनों कार्बन एकल सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे, इसको कहा जाएगा प्रोपेन। एंड द फोर्थ वन इज योर ब्यूटेन, ओके, जहां पर 4 कार्बन की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी और चारों ही कार्बन एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका ब्यूटेन, ठीक है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं जो हमने जनरल फॉर्मूला लिया है इसके लिए, उससे हमें क्या क्या हेल्प मिलेगी। सामान्य सूत्र जो है एल्केन का वो क्या है, यहाँ पर CnH2n+2, जहां पर आपने बोला n का मान होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये होगा। अब हमें क्या, n से हमें क्या समझ में आता है, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या, जितनी कार्बन परमाणु की संख्या होगी Cn, n की वैल्यू जो होगी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताएगा आपको किसी भी एल्केन में। सपोज आपने कहा कि हमारे पास कोई एक एल्केन है जिसमें n की वैल्यू 2 है, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या वहां पर कितनी है, 2 है, तो C2 हो गया। अब हमें हाइड्रोजन नहीं पता और आपको बताना है कि कौन सा वो आपका कंपाउंड होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 2n+2 में आप n की वैल्यू रख देंगे, तो 2 × 2 + 2, तो यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके कितने हो जाएंगे, वहां पर 6 हो जाएंगे। तो इस जनरल फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे C2H6, वो आपका कंपाउंड हो जाएगा इस प्रकार से। और जिसको आप क्या कह रहे हैं, ईथेन कह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जहां पर आपको बता दिया जाता है कि एल्केन है और आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बता देंगे, आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताने हैं और बताना है कि कौन सा वो कंपाउंड होगा। अदर देन दिस हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बता देंगे कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ये है, अब आप बताइए कि इसमें कार्बन कितने होंगे और ये यौगिक कौन सा होगा, तब आप क्या करेंगे, 2n+2 का, फिर आपको अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताए गए हैं तो वहां पर आप 2n+2 = और उसका मान वहां पर लगा देंगे, फिर आप n की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे और जब आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप बता देंगे कि वो कौन सा कंपाउंड होगा, ठीक है ना। इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको वही वाला क्वेश्चन करवा, सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको बताया गया है हाइड्रोजन के
परमाणुओं की संख्या 10 है इस एल्केन का नाम बताइए। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 10 है और इस एल्केन का नाम आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला है 2n+2 का, यही है ना, 2n+2। H के लिए जो आप निकालते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ H एटम, हाइड्रोजन एटम। तो आप लिख देंगे 2n+2 इज इक्वल टू 10, 2n इज इक्वल टू 10 माइनस 2, n इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो अब आपके पास जनरल फॉर्मूला जो है CnH2n+2, उसमें आप C की वैल्यू, n की वैल्यू लगा दीजिए, 4 हो गई। H2n+2 की वैल्यू तो आपके पास पहली थी, C4H10 हो गया, जो कि आपका क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपके पास आ सकता है। क्लियर है, चलिए नोट करिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्केन फैमिली का पहला मेंबर मीथेन, तो मीथेन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इन मीथेन कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स विथ 4 हाइड्रोजन एटम्स, ऑल HGH बॉन्ड एंगल आर ऑफ 109, HCH होगा ये, बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 109.5 डिग्री और 109 डिग्री 5 मिनट। मीथेन हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, C, C and CH bonds are formed by head-on overlapping of sp3 hybrid orbitals of carbon and is an orbital of hydrogen atom, 1s orbital of hydrogen atom. Okay, तो इस प्रकार से आपका मीथेन होता है। ठीक है, ये मीथेन है आपका। इस तरह से आपका मीथेन देखने को मिलता है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यूड बाय CC बॉन्ड हेड ऑन। ठीक है ना, आपको कार्बन सामने से देखने को, जैसे आपने क्या कहा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है सपोज। ठीक है, तो अब ये आपको अभी फ्रंट से दिख रहा है, हेड ऑन में आप क्या देखेंगे, इस साइड से देखेंगे। ठीक है ना, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में इस साइड से आप कार्बन को देखेंगे, तब आपको वो कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है ना, जब आप दो कार्बन एटम्स की बात कर रहे हैं, देखो ये दो कार्बन एटम्स है आपके सपोज। ठीक है ना, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है क्योंकि एल्केन की बात कर रहे हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या कह रहा है, हेड ऑन में आप कार्बन कार्बन को दिखाइए। मैं इस तरह से आपको दिखाऊं तो आपको एक फ्रंट में कार्बन दिख रहा है। ठीक है ना, इस तरह से। ओके, दूसरा कार्बन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सर्कल बना करके उसको शो करेंगे। बाकी इन कार्बन, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो आप दिखाएंगे। तो बेसिकली आप इथेन के मॉलिक्यूल की जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह से उसका मॉलिक्यूल दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये आपका कार्बन आ गया। अब इस कार्बन से आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, और वो हाइड्रोजन किस प्रकार से जुड़े हैं, क्या वो सभी दो प्रकार के, न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको दो प्रकार की फॉर्म्स दिखाई देंगी, एक इक्लिप्स फॉर्म आएगी और दूसरा स्टैगर्ड फॉर्म आएगी। इक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा, देखो कार्बन से जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, तो ये 3 हाइड्रोजन अगर इन आगे के जो 3 हाइड्रोजन है, आगे वाले कार्बन में जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, अगर वो पीछे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहे हैं तो वो इक्लिप्स फॉर्म कहलाएगी। लेकिन अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपकी स्टैगर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इनको बताते हैं। चलिए ये आपका हेड ऑन में आप इस, ये कार्बन है आपका,
इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये H है, ये भी H है, ये भी H, ठीक है। अगर आपकी दो फॉर्म की बात की, इक्लिप्स फॉर्म की बात करते हैं, तो दूसरा भी आपका सेम इसी प्रकार से, यानी यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इस प्रकार से आप दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, इक्लिप्स फॉर्म हो गई, ठीक है। ये इक्लिप्स फॉर्म है। लेकिन स्टैगर्ड फॉर्म में आपका क्या होगा, स्टैगर्ड फॉर्म में आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। दिस वन इज इक्लिप्स, और सेकंड है आपका स्टैगर्ड, ओके। चलिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन, ठीक है ना। इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन देर आर मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेस, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या कहा जा रहा है, मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेज है, ठीक है ना, और मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आपका मैक्सिमम स्टेबिलिटी दिखा रहा है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द स्टैगर्ड फॉर्म changes in the eclipse form, the electron clouds of the carbon-hydrogen bonds come closer to each other, resulting in increase in electron cloud repulsion. Molecule have to possess more energy and thus has lower stability. Okay. Torsional angle, magnitude of torsional strain depend upon the angle of rotation about CC bond. This angle is also called dihedral angle of टॉर्शनल एंगल, ओके। इस एंगल को कहा जा रहा है, यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, स्टैगर्ड फॉर्म है, यहाँ पर आपका मिनिमम एनर्जी है, मैक्सिमम आपका स्टेबिलिटी है, और साथ ही क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेस आपके देखने को मिल रहे हैं। लेकिन डायहेड्रल एंगल, रिपल्सिव एंगल, अगर ये आपका मुड़ता है इस प्रकार से, और फिर क्या होता है, आपका जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, देन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो क्लाउड्स है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, या आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, आने वाले सेशन में हम लोग एल्कीन्स पर बात करेंगे, जो कि आपका किसके अंतर्गत आएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अनसेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। इसको घर से पढ़कर आएंगे आप। एल्कीन एल्काइन पर हम लोग बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।